हो गया बेटा। देखिए बेटा पूरा फोकस कीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जब अपन ने पढ़ा था तो इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन के पास में सारी थ्योरीज थी कि एक कंटेनर होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, बैटरी से अपन कनेक्ट करके रखते हैं, एक आपके पास में एनोड होता है, एक आपके पास में कैथोड होता है। एनोड आपके पास में पॉजिटिव रोड होती है, कैथोड आपके पास में नेगेटिव रोड होती है। ये अपन ने यहाँ पर देखा था और इसको बोलते हैं बेटा अपन डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपके पास में सीधा एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाते हैं। रेडॉक्स का मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके पास में दोनों एक ही कंटेनर में हो रहे थे, है ना। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रोलाइसिस में था। इसमें जो न्यूमेरिकल अपन के पास में बना था बेटा वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बना था अपन के पास में यहाँ पर फेराडे से, और फेराडे के दो रूल थे अपन के पास में, एक था फर्स्ट और एक था आपके पास में सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T था, क्लियर। और ये Z का मतलब भी पता है बेटा अपन को, Z इज इक्वल टू A अपॉन में N इंटू 96500 इसकी वैल्यू थी, क्लियर। A का मतलब सर मोलर मास था और N का मतलब सर वैलेंसी था, क्लियर। ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ में अपन ने बोला था कि ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके पास में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मतलब W1 अपॉन में E1 इक्वल टू W2 अपॉन में E2 होता है, क्लियर। जब दो अपन सेल्स को, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अपन के पास में इस टाइप का होता है। तो ये था आपके पास में बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ दो ही फॉर्मूले थे आपके पास में, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये यहाँ पर दो फॉर्मूले से अपन का काम चल रहा था। सेकंड था बेटा आपके पास में गैल्वेनिक। गैल्वेनिक के अंदर सबसे फर्स्ट जब हमने पढ़ा था वो था आपके पास में इनोड सेल। इनोड सेल का मतलब होता है आपके पास में इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, क्लियर। इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, जैसे यहाँ पर दोनों की अपन को क्या लेने पड़ते हैं बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल, तो अपन आपस में माइनस कराते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था अपन के पास में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n। ये अपन बात कर सकते हैं RT अपॉन में NF, क्लियर। लॉग ऑक्सीडेशन की पावर x अपॉन में रिडक्शन की पावर y। इस x यहाँ पर ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन की पावर x अपॉन में रिडक्शन की कंसंट्रेशन की पावर y की जगह पर बेटा अपन यहाँ पर Kc भी पुट कर सकते थे। Kc का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी अपन यहाँ पर पुट कर सकते थे, ठीक है। और इसके बाद में जब कैसे अपन पुट करेंगे, अगर सपोज दैट सेल आपके पास में इक्विलिब्रियम में होगा तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाती है अपन के पास में, 0। ये भी अपन ने आज डिस्कस किया था। और इसके बाद में एक और फॉर्मूला देखा था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होगा। और अगर यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड लिया अपन ने, डेल्टा जी नोट लिया, तो यहाँ पर भी आपके पास में ई नोट सेल आ जाएगा, क्लियर। ये सारे फॉर्मूले बेटा अपन ने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अपन को नेक्स्ट डिस्कस करना है बेटा, नेक्स्ट अपन को डिस्कस करना है कंडक्टेंस, जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? यस यहां तक का सबको क्लियर? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। नेक्स्ट है बेटा अपन के पास में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कंडक्टेंस। न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है बेटा बताइए। कुछ भी तुक्का मारिए। रेजिस्टिविटी। क्या बेटा? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस होता है। वेरी गुड बेटा, गलत है पूरा। और कोई? को कंडक्ट करने की कैपेसिटी, प्रॉपर्टी। और
क्या बताएं सर, मेरे को खुद को नहीं पता, आपको क्या पता है? होते कितने टाइप्स के कंडक्टेंस, होते कितने टाइप्स के, कितने टाइप्स के होते हैं बेटा बताइए? वेरी गुड सर, ये भी नहीं पता सर हमें। दो टाइप्स के होते हैं बेटा। कितने टाइप्स के होते हैं? दो। एक होता है आपके पास में मेटेलिक कंडक्टेंस। कौन सा होता है बेटा? मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस पढ़ते हैं अपन फिजिक्स के अंदर, क्लियर? कौन सा कंडक्टेंस होता है ये? मेटेलिक कंडक्टेंस। ये इसको बोल सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। दोनों नाम, मेटेलिक कंडक्टेंस बोल दो चाहे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोल दो, जो कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बनते हैं ना। इलेक्ट्रॉन बहते हैं, करंट जनरेट होता है, तो वो आपके पास में कौन सा माना जाएगा बेटा? फिजिक्स वाला, क्लियर? और अगर सपोज दैट आपके पास में दूसरे कंडक्टेंस की बात की जाए तो वो आपके पास में होगा केमिस्ट्री वाला कंडक्टेंस। केमिस्ट्री में बेटा आपके पास में जो कंडक्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको अपन? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में आपके पास में यहाँ पर आयंस का फ्लो होता है। इसका फ्लो होता है यहाँ पर आयन का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर आयन का, क्लियर? तो कंडक्टेंस जनरली तो अपन के पास में दो टाइप्स के होते हैं, एक फिजिक्स वाला होता है और एक केमिस्ट्री वाला होता है। दोनों ही आपने पढ़ रखे हैं। अब बिल्कुल ध्यान से, फिजिक्स में जो कंडक्टेंस पढ़ते हैं अपन, वो बेसिकली पढ़ा जाता है एक वायर में। जैसे होता है ना, एक वायर होता है अपन के पास में, क्लियर? फिर अपन बात करते हैं कि इस वायर का अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर आपके पास में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से आपके पास में कंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्लियर? इस टाइप से अपन पढ़ते हैं। और V = IR चलता है अपन के पास में। यहाँ पर अगर बात करते हैं अपन कि मान लीजिए एक सॉल्यूशन है अपन के पास, इलेक्ट्रोलाइटिक एक सॉल्यूशन, क्योंकि आयंस की बात की जाएगी, इलेक्ट्रोड्स लगे रहेंगे करंट वरंट के लिए, कुछ इस टाइप से, ठीक है? अब यहाँ पर अगर बात की जाए बेटा कि टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आयन का टूटना बढ़ जाएगा। आपको ऑब्वियसली बात पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा आयन बनेंगे, जल्दी आयन टूटेंगे, जल्दी आयन टूटने से आपके पास में यहाँ पर कंडक्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्लियर? तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे कंडक्टेंस कम हो रहा है, बट यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्लियर? इस वजह से कंडक्टेंस कम हो जाता है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में उल्टा हो रहा है। तो बहुत कुछ दोनों में अलग रहेगा और लमसम बहुत कुछ यहाँ पर सेम भी रहेगा, क्लियर? तो फिजिक्स वाला जो कंडक्टेंस होता है ये आप ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। अपन जो डिस्कस करेंगे बेटा वो कौन सा करेंगे यहाँ पर? जो केमिस्ट्री में होता है, क्लियर? इस तरह यहाँ तक तो थोड़ा तो हमें समझ में आ गया कि होने क्या वाला है ना? थोड़ा तो हमें समझ में आ गया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बिल्कुल ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से। मैं फिजिक्स वाले कंडक्टेंस को हटा देता हूँ, केमिस्ट्री वाले कंडक्टेंस को रोको, केमिस्ट्री वाले कंडक्टेंस को अपन रोकेंगे कि इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट कंडक्टेंस होता है आपके पास में बेटा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। किसका इनवर्स होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है बेसिकली आपके पास में करंट फ्लो में कितनी रुकावट आ रही है, रुकावट जितनी होगी वो रेजिस्टेंस होगा, आप क्लियर? और यहाँ पर आपके पास में जितना करंट फ्लो होगा वो होगा कंडक्टेंस, क्लियर? कंडक्टेंस को अगर मैं सपोज जेट G से रिप्रेजेंट करता हूँ तो रेजिस्टेंस होता है 1/R, क्लियर? रेजिस्टेंस की यूनिट अपन सब जानते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. क्या होती है बेटा? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट कितनी होगी आपके पास में? Ohm inverse. ओम इनवर्स। तो सिंपल है, तो सर सिंपल है ना, ओम इनवर्स। अच्छा मैंने बोला आपसे कि चलो मान लिया आपको भाई कंडक्टेंस आपको आता है,
दूसरा मैं पूछता हूँ, चलो बताइए रजिस्टिविटी का क्या मतलब होता है? रजिस्टिविटी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ रो से। रो से इसको बोलते हैं बेटा, आज तुम सुबह क्लास में डिस्कस कर रहे ना सर रो है क्या, जब मैंने आपसे पूछा था गिब्स फ्री एनर्जी और कैसे में रिलेशन, तो बीच में रो ऐसा साइन लगाया था मैंने, ये एंड बोला था, ये रो होता है बेटा, है ना, ये यहाँ पर होगा। क्या होता है रजिस्टिविटी? ओके, वेरी So गुड। resistance offered by a wire of unit length and unit cross section area. रजिस्टिविटी क्या होता है? रजिस्टिविटी होता है बेटा आपके पास में Specific resistance. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं यहाँ पर रजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से आपने हमें समझा दिया कि रेजिस्टिविटी का मतलब होता ही क्या है, कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन हमें सर नहीं पता कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। क्यों उलझाते हो आप हमें बार बार? हमें नहीं पता सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब नहीं पता ना बेटा, ईमानदारी से पता है सर। सर पता है। पता है क्या होता है बताओ? सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें 1 मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ 1 मीटर होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें आपके पास में एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ 1 मीटर होती है। ओके, और कोई? काफी जगह पर आपने ये नाम सुना होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक हीट। क्लियर? बहुत सारी जगह पर ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड का यूज होता है बेटा, है ना। फिजिक्स में काफी ज्यादा जगह पर होता है। स्पेसिफिक मतलब होता ही क्या है आपके पास में? स्पेसिफिक मतलब होता है बेटा आपके पास में यूनिट। क्लियर? जब भी आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं और उसको पर्टिकुलर एक यूनिट के लिए कर रहे हैं, मतलब एक के लिए कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा अपन स्पेसिफिक। क्लियर? जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला सपोज डेट कि मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूं, क्लियर, तो मैं निकालूंगा मेरे पास में पर्टिकुलर 1 मीटर स्क्वायर पर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितनी ग्रेविटी लगेगी, तो उसको मैं बोलूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक? अगर मैं सपोज डेट कहीं पर कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ काम कर रहा हूं और मैंने बोला स्पेसिफिक वॉल्यूम की टर्म में लगा दिया, तो इसका मतलब वहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 1 मीटर क्यूबिक हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। मतलब हमेशा जब भी कैलकुलेशन की जाएगी ना, वो 1 के लिए की जाएगी। जब भी 1 के लिए कैलकुलेशन की जाती है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर? स्पेसिफिक का मतलब 1 के लिए। अब मैंने बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आपने फिजिक्स में तो पढ़ रखा होगा कि जो वायर होता है आपके पास में, कुछ मोटाई होती है वायर की और बाकी कुछ लंबा होता है। क्लियर? वायर होगा तो इसमें अगर मैंने बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो आप बोल दोगे कि सर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आ रहा है ना, ये 1 ले लो आप, है ना, और इसकी जो लेंथ आ रही है सर वो भी 1 ले लो। क्लियर? और इतने से टुकड़े के लिए आप कैलकुलेट कर लो, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। भाई पूरे वायर का रेजिस्टेंस एक तो, है ना, पूरे वायर में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, और एक अपन चेक करेंगे पर्टिकुलर आपके पास में 1 यूनिट पर कितना आ रहा है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना आ रहा है छोटे से टुकड़े में 1 में कितना आ रहा है। 1 मीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, क्लियर, कुछ भी आप लो, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। जब स्पेसिफिक होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? रजिस्टिविटी। यहाँ पे कितने बच्चों को समझ में आया कि हाँ सर समझ में थोड़ा बहुत आया कि स्पेसिफिक का मतलब हमेशा 1 के ऊपर स्टडी करनी होती है ना? आया ना? यस सर। यस सर। लेकिन सर आपने तो डायलॉग यहाँ पर वायर का मारा है, आप तो पढ़ा तो हमें कंडक्टेंस केमिस्ट्री वाला रहे हो, तो यहाँ पर स्पेसिफिक का मतलब क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान से बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है होगा अगर, तो उस कंटेनर का मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया लूंगा 1 का, है ना, और हाइट भी मैं 1 की लूंगा, और यहाँ पर एक वॉल्यूम बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का बोल देंगे या 1 मीटर क्यूबिक का बोल देंगे, व्हाटएवर जिसमें भी अपन कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितना आपके पास में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होगा
उसमें जितना आपके पास रेजिस्टेंस दिखेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रेजिस्टिविटी। क्लियर। एक तो होगा कि पूरे सॉल्यूशन में कितना है, पूरे सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस कितना है या कंडक्टेंस कितना है। क्लियर। पूरे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस बोलूंगा तो मतलब पूरे वॉल्यूम को मैंने माना है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी, तो मैंने यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूबिक लिया है या 1 सेंटीमीटर क्यूबिक लिया है ना, और उस पर्टिकुलर में चेक कर रहा हूँ कि इतने में पर्टिकुलर में मेरे पास में कितना रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है। क्लियर। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास में 100 लीटर का कंटेनर है। कितने लीटर का, 100 लीटर का, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है पूरा 100 लीटर। अब मैं पूरे 100 लीटर का अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरे पास में पूरे कंटेनर का आ गया। क्लियर। लेकिन मैं पूरे कंटेनर का नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 1 लीटर का कैलकुलेट करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तब मेरे पास में वो 100 का मल्टीप्लाई दिखाएगा। तो जब मैंने 1 लीटर का कैलकुलेट किया ना तो मेरे पास में वो ये दिखा रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है, और फिर उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मैं 100 लीटर के लिए पूरे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 50 लीटर का होगा तो 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर। तो पूरे का दिखा देगा कि हाँ सर अब थोड़ा बहुत और हमें समझ में आ गया है। ठीक है सर, अब कार्रवाई आगे की जाए, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से, रो इज इक्वल टू होता है आपके पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर जब नाम आया है तो इसको बोलते हैं बेटा अपन रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। रो का मतलब रेजिस्टिविटी, या फिर क्या बोलेंगे अपन इसको, रेजिस्टिविटी। क्लियर। आर का मतलब रेजिस्टेंस, ए का मतलब एरिया, और एल का मतलब ये तो पता है हमें, एल का मतलब लेंथ होता है ना। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ बेटा कि बताइए रो की यूनिट क्या होगी, रो की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। इधर आर का मतलब आपके पास में रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की यूनिट आपके पास में ओम होती है। ए का मतलब आपके पास में मीटर स्क्वायर ले लीजिए और एल का मतलब आप मीटर ले लीजिए, उससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ओम मीटर। या ओम अगर सेंटीमीटर में करना चाहे तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, व्हाटएवर जिसमें आपको गिवन दे रहा है ना। ये है सर। अच्छा एक चीज है बिल्कुल ध्यान से, एक चीज है पूरा फोकस करना, ये जो आर होता है ना आपके पास में, इसकी यूनिट होती है ओम, और कंडक्टेंस की यूनिट हो जाती है ओम इनवर्स। उल्टा हो गया, ओम इनवर्स हो गया। क्लियर। तो इस ओम इनवर्स को अपन महो भी बोल सकते हैं ना, ओम का एक उल्टा आया ना। यस सर, है ना, पढ़ रहा है हमने, ओम इनवर्स को महो भी बोल सकते हैं। तो बेटा एक साइंटिस्ट है साइमन, उनके नाम पर अपन इसको एस भी बोल सकते हैं, ओम इनवर्स भी बोल सकते हो, महो भी बोल सकते हो, साइमन के नाम पर एस भी बोल सकते हो। क्लियर। किसको, ओम इनवर्स को। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं साइमन से इसको रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो कितना होगा मेरे पास में, साइमन इनवर्स मीटर, क्योंकि ओम इनवर्स का मतलब होता है साइमन, तो ओम का मतलब साइमन इनवर्स। क्लियर आया ना। यस सर, यस। तो कभी अगर आपको एस इनवर्स एम दिख जाता है तो ये क्या बता रहा है बेटा, आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बता रहा है। क्लियर। यूनिट से पहचानना होता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में आपको बिल्कुल मे भी पॉसिबल क्लियर नहीं देगा वो कि रेजिस्टिविटी इतनी 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 है, तो आपको क्या दे देगा कि पर्टिकुलर आपके पास में जो रेजिस्टेंस है वो है साइमन इनवर्स मीटर, तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो रेजिस्टेंस आपके पास में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्लियर। तो जरूरी नहीं है हर चीज को बिल्कुल क्लियर दे, लेकिन यूनिट तो उसको क्लियर देनी पड़ेगी, और यूनिट से अपन पहचान लेंगे कि ये आपके पास में क्या गिवन है। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, है ना। आगे क्या, बिल्कुल पूरा फोकस कर, पूरा फोकस कर। देखो बेटा नेक्स्ट है आपके पास में, नोट्स मिल गए थे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। यस सर, यस सर,
और जिनको नहीं मिले बेटा वो ऑफलाइन में दोनों तरफ दोनों ब्रांचों में ऑफलाइन में रखे हुए हैं, आप वहां से जाके 3 चैप्टर के ले सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री के ले सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ले सकते हैं और सॉल्यूशन के ले सकते हैं। क्लियर? सॉरी, इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन का बेटा 20 तक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स, तो उसके नोट्स भी वहां पर लॉन्च कर दिए। सर वो तो ऑफलाइन ही पढ़ाओगे ना अब तो? देखो बेटा, अगर परमिशन अभी आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। नो सर, अभी नहीं, जुलाई में। बेटा जिस दिन ऑफलाइन की परमिशन आ जाएगी ना, उसी दिन स्टार्ट हो जाएगा, वरना जुलाई में अपन वैसे ही कर देंगे ऑफलाइन स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। तुम वैक्सीन लगा देना, बोल देना 18 से ऊपर की वैक्सीन लगी। देखो बेटा, पूरा फोकस करना। नेक्स्ट आई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी सिंपल ही तो है। कंडक्टिविटी मतलब ये बोल दोगे आप अभी कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है ना? ये लेकिन कंडक्टिविटी बेटा होता है आपके पास में वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए अपन यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन कंडक्टिविटी को अपन जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली कप्पा होता है, कप्पा। कप्पा सुना ना आपने? यस सर। ये कप्पा होता है, ठीक है। जनरली अपन के बोल देंगे इसको, ठीक है। और ये होता है बेटा आपके पास में 1 में रेजिस्टिविटी, 1 में रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब 1 में रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस मतलब 1 में रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं के को, तो मैं k इज इक्वल टू 1 में रो लिख सकता हूं, आया ना? Yes. आपकी क्लास, आपका बोर्ड, आपके समझ में आ रहा है, मुझे कुछ आ नहीं। रो का मतलब बेटा r है अपॉन में l, सिंपल। तो इस रो की जगह मैं कितना लिख सकता हूं? r a अपॉन में l वाला l चला जाएगा ऊपर, क्लियर? अपॉन में जो l है ना वो कहां चला जाएगा? ऊपर, ठीक। तो ये बन जाएगा आपके पास में r का मतलब ओम इनवर्स, l का मतलब सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आप व्हाटएवर लेना चाहते हैं, a का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जाएगा आपके पास में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर? और ओम इनवर्स को अपन बोल सकते हैं साइमन। मैंने बोला आपको ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हो बेटा? साइमन भी बोल सकते हो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी आपके पास में यूनिट हो जाएगी, इसकी के की। आया ना? सिंपल है सर, तो इतना टिपिकल नहीं है। अब बिल्कुल ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से, ये L जो होता है और ये A होता है, लेंथ और एरिया। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर का एरिया है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपके पास में, है ना? कुछ वॉल्यूम होगा उसमें, उसका एरिया और उसका कितना लेंथ है, उसके बारे में बताता है। तो इस L/A को बोल सकते हैं अपन सेल कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं बेटा? सेल कांस्टेंट। L/A को क्या बोलते हैं बेटा अपन? सेल कांस्टेंट, क्लियर? और यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 में रो इज इक्वल टू L/R इंटू A। 1 में R दिख रहा है ना, इस 1 में R को क्या बोल सकते हैं बेटा अपन? चाहे तो कंडक्टेंस G भी बोल सकते हैं, या C से भी रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को, G से भी कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। ये फॉर्मूला भी इसका हो सकता है। या अपन बोल सकते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू G का मतलब 1 में R। यस सर। मतलब कंडक्टेंस इनटू L/A का मतलब सेल कांस्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हो, K इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। और यही याद रखना है बेटा, यही याद रखना है।
अगर ये याद रखोगे पीछे के सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, अदरवाइज उलझ जाओगे ना इनमें। अगर एग्जाम में कि यार रो का मतलब क्या था, आर एल बाय ए था या ए बाय एल था या क्या था, व्हाटएवर, तो भूल गए तो वहां लंका लगनी तुम्हारी बिल्कुल थे। और अगर ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा तो कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, क्योंकि कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। इससे आप पूरा रिवर्स जाओगे तो सारे फॉर्मूले भी ड्राइव कर लोगे पीछे के। यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओ लो बेटा, बाहर पानी आ रहा है शायद। यस सर। और सर यहाँ तो नहीं आ रहा। गांव में थोड़ी ना बेटा, मैं शेयर की बात कर रहा हूँ। क्लियर? कोटा में पानी आ रहा है? गुड। यहाँ तक का सबको समझ में आ गया बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. क्वेश्चन दूं? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन लिखिए बेटा। कैलकुलेट सर लिख दो ना। Yes, sir. Please read the- कैसे खड़े हो सकते हो, हम आपको खड़ा नहीं होने। देखो बेटा, कैलकुलेट कंडक्टेंस if cell constant is 2.5 centimeter inverse and resistivity is 2 Simon inverse सेंटीमीटर। और आपका समय शुरू होता है अब। एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, बहुत छोटी क्लास लूंगा, ज्यादा लंबी नहीं लूंगा। माय गॉड, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा कम है। जनता बारिश का मजे ले रही बेटा, बालकनी में चाय पी रही है। दोस्तों तो गाना भी गा रही हूँ मैं, आज मौसम बड़ा बेईमान है। 0.2. तुम पढ़ाई कर रहे हो? 0.5 0.5 0.2 है क्या आंसर? ये सर देखो, पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, और सर के का मतलब होता है 1 में रो रेजिस्टिविटी इक्वल टू जी इनटू सेल कांस्टेंट। क्लियर? और सर जी निकालना था ना सर, जी निकालना था। 1 मार्क्स में आते हैं बेटा बस इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन पता है इसके बाद का जो आता है ना सीन, वो बहुत मजेदार होता है। अभी आएगा मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, फिर बहुत कुछ अपन करेंगे इसके अंदर। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास में 1 में रो इनटू सेल कांस्टेंट। हाँ या ना? इधर बात तो बिल्कुल सही है। रो की वैल्यू भी दे रखी है 2 और सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है 2.5, है ना? इधर दोनों की वैल्यू भी दे रखी है। तो g is equal to 1/2 into 1 में 2.5। तो g is equal to कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 0.4 अपन में 2। तो 1 को अपन अगर 2.5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 0.4 ही आएगा ना बेटा? नहीं? Yes, sir. 0.2. Yeah. 5 times 2 times 0.4 से तो है बेटा, और 0.2 यूनिट Simon inverse. साइमन, क्योंकि साइमन में दे रखा था ना बेटा। ओम इनवर्स होता है ना, ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं अपन? साइमन बोल सकते हैं। सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? Simple. Simple.
सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक का? आया ना? यस सर। कुछ तो बोलो भाई, क्या सर? सिंपल है हाँ सही। यहाँ तक का तो बहुत सिंपल है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, अब बिल्कुल ध्यान से, ये चीज तो पता है आप है ना, नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके आगे का जो चैप्टर चलेगा अपना, ये उसमें समझना आगे ये क्या कहानी स्टार्ट होने वाली है। बेटा जो बच्चे नोट्स लेके गए ना, उनको कुछ टॉपिक एक्सप्लेन, जैसे कि जंक्शन पोटेंशियल हो गया अपन के पास में, सारी चीजें तो जब न्यूमेरिकल करेंगे ना अपन, उसके अंदर आपको मैं सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा ये वाली, कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। देखो अपन बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जनरेट होता है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से, है ना, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अपन के पास में कुछ टर्म्स होती हैं कि फर्स्ट इस सॉल्यूशन की आपके पास में मोलरिटी कितनी है। बात तो सही है सर। अगर आप 1 मोलर डालोगे तो कम आयन आएंगे, 2 मोलर डालोगे तो ज्यादा आएंगे, 10 मोलर डालोगे तो और भी ज्यादा आएंगे। जितने ज्यादा आयन आएंगे सर उतना करंट फ्लो ज्यादा होगा, है ना। ये मोलरिटी पर तो डिपेंड करना चाहिए सर, कंडक्टिविटी आया ना। कंडक्टिविटी को मोलरिटी पे डिपेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सोच के देखो। तो सर अगर 1 मोल आयन डालोगे आप तो 1 मोल के बराबर टूटेगा, 2 मोल डालोगे तो जब डबल टूटेगा, 100 मोल डालोगे तो और भी ज्यादा टूटेगा, जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। सिंपल या टिपिकल? सिंपल। बोलो कुछ तो बोल बेटा। गाइस वॉइस आ रही है ना मेरी? यस नो सर। अगर वॉइस तो बराबर आ रही है, बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर फिजिक्स का अगर फिजिक्स के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए एक वायर है, एक वायर है, ठीक है, मुझे चाहिए करंट बढ़िया वाला, तो मैं इस वायर को आयरन कर लूं या मैं कॉपर कर लूं? आयरन। आयरन। अच्छा तुम बोल रहे हो क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा। आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ, आयरन कर लूं या कॉपर कर लूं? आयरन। सिल्वर सिल्वर करो सर। आयरन कर दो। बेटा कॉपर वायर लेते हैं ना अच्छा करंट के लिए, तो यस सर। सर कॉपर। 12 से पहले सब अपन मूंगफलियां बेचते थे क्या? कुछ तो पढ़ाई करी होगी। आयरन में तो आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। करंट किस पे डिपेंड करता है फिजिक्स के अंदर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। आयरन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? कम होते हैं। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम, और रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा इसका? ज्यादा होता है। ये कॉपर में आपके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और रेजिस्टेंस आपके पास में कम होता है। तो ज्यादा अच्छा करंट किस में मिलेगा? कॉपर में, क्योंकि फिजिक्स में आपके पास में करंट किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा करंट चलेगा, आया ना। और केमिस्ट्री में करंट किस पे डिपेंड करता है? आयंस के ऊपर, आयन के ऊपर। अब मैंने बोला कि मान लीजिए मैंने एक तो 1 मोलर HCl लिया और एक मैंने 100 मोलर HCl लिया। 1 मोलर लूंगा, 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 मोलर HCl। 100 मोलर HCl का मतलब 100 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो ज्यादा आयन किस में आएंगे? कि सर ऑब्वियसली 100 मोल जब आप HCl के लोगे तो यहाँ पर 100 मोल ही आपके पास में H+ रिलीज होगा और 100 मोल ही आपके पास में Cl- रिलीज होगा, है ना। आया ना? जी सर।
बेटा अगर तुम कुछ बोल रहे हो ना, मेरे को पता है आवाज नहीं आ रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आवाज नहीं आ रही। बाकी आप समझ रहे हो मेरी भावनाओं को पूरी तरीके से। तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा लेने से आपके पास में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयन ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस तरह की बात तो आपकी समझ में आ गई हमें, मोलरिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा दूसरा पता है, दूसरा बिल्कुल ध्यान से समझना, कंडक्टिविटी नॉर्मेलिटी पर भी डिपेंड करती है बेटा। किस पर? नॉर्मेलिटी पर। कैसे सर? कैसे डिपेंड करती है? तुम एक मिनट है ना होल्ड करो, मैं माइक लगा लेता हूँ मेरा, ताकि मेरे को बेटा बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा अगर पता ही नहीं चलेगा कि तुम बोल क्या रहे हो। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पर। गाइस आवाज आ रही है अब? यस सर। ओके, अब मजा आ रहा है। देखो बेटा, मोलरिटी सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। ओके, कि सर नॉर्मेलिटी पे कैसे डिपेंड करता है? नॉर्मेलिटी पे कैसे डिपेंड करता है? मान लीजिए मैंने इसमें आपके पास में 1 मोलर HCl लिया, क्लियर, और ऐसे ही मैंने यहां पर एक 1 मोलर H2SO4 लिया। दोनों में से ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी बताइए? सर हाइड्रोक्लोराइड। दोनों में ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? 1 सर मोलर वाले H2SO4 HCl की की या 1 मोलर H2SO4 की? सर H2SO4 की होनी चाहिए शायद। HCl की। HCl की। ओके, दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है बेटा, बिल्कुल ढिंचक आंसर आ रहे हैं। सर पता दो, नहीं। सर वो वेरी एटम पे गुड। डिपेंड कर रहा होगा ना। करेक्ट आंसर इज पता नहीं। आप मैंने बताओ दिया सर। था। पे डिपेंड कर रहा होगा। देखो बेटा, सुनना ध्यान से, जब मैंने 1 मोलर HCl लिया ना, तो ये मेरे पास में 1 मोलर ही H प्लस और 1 मोलर ही Cl माइनस आयन देगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब मैंने 1 मोलर H2SO4 लिया ना, तो ये मेरे पास में 2 मोल तो H प्लस आयन और SO4 आयन देगा 1 मोलर। कि सर ये बात तो सही है, तो ऑब्वियसली बेटा आपके पास में यहां पर आपको कितने आयन्स मिलेंगे? 1 मोलर के टूटने पे 2 मोलर आयन मिलेंगे। 1 मोलर HCl टूटने पर 2 मोलर आयन मिले, हाँ या ना? यस सर। लेकिन यहां पर 1 मोलर टूटने पे कितने मोलर आयन मिले? 3। 3 मोलर। 3 मोलर। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, भावनाओं को समझना मेरी। कि सर यहाँ तो समझ में आ गया भाई कि 1 मोलर HCl लिया था, 2 मोलर आयन मिले, एक मिला है H प्लस का आयन और एक मिला है Cl माइनस का आयन, है ना? और यहाँ पर सर 3 आयन मिले हमें, 2 तो मिले H प्लस का और एक मिला है सल्फेट का आयन, हाँ या ना? यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर, कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं कुछ। अब बिल्कुल ध्यान से, जब मैंने 1 मोलर HCl लिया था तो मेरे पास में 2 चार्ज थे। कितने चार्ज? 2 चार्ज, एक प्लस एक माइनस, हाँ या ना? यस सर। सर। कितने कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, हाँ या ना? यस सर। यस सर, बिल्कुल। अच्छा 1 मोलर जब H2SO4 लिया तो कितने चार्ज दिख रहे हैं? 3 4 4 4 होते हैं ना बेटा, 1 2 3 4 4। 2 तो प्लस के, हाँ या ना? हाँ एक सर। हाइड्रोजन पे एक H प्लस, तो 2 पर कितना हो जाएगा? 2H प्लस। तो 2 तो सर पॉजिटिव चार्ज आ गए और 2 ही हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आ गए। यहाँ कितने चार्ज? 2 माइनस 4। 2 प्लस 2 माइनस 4 चार्ज हो गए। यहाँ कितने चार्ज है? 2 चार्ज। 1 प्लस 1 माइनस, हाँ या ना? Yes. तो बेटा नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए और हर एक आयन के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले जाने की कैपेसिटी है। तो ऑब्वियसली ज्यादा मस्त करंट कौन दे सकता है आपको? H2SO4 एज कंपेयर टू HCl। कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी H2SO4 में, क्योंकि नंबर ऑफ आयन बढ़ जाएंगे। अपन मान के चल रहे हैं अभी
यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई सर कि हाँ सर? हाँ बोलो बेटा। सर मुझे लगा था कि नॉर्मलिटी एन फैक्टर पर डिपेंड करता है। हाँ तो सर हाँ, तो मैंने HCl का एन फैक्टर बेटा 1 होता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ H प्लस आयन 1 निकल रहा है। यहाँ पर एन फैक्टर कितना है आपके पास में? 2 है। क्लियर भाई, ये आपने 1 मोलर लिया था, ये भी 1 मोलर लिया था। इसकी नॉर्मेलिटी आपके पास में, इसकी नॉर्मेलिटी 1 नॉर्मली आ रही है और इसकी नॉर्मेलिटी आपके पास में 2 नॉर्मल आ रही है, क्योंकि इसकी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हो जाएगा। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी बेटा मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है, फिर भी अगर सपोज इट बाई चांस खुदा ना खास्ता आप में से कोई बच्चा भूल गया कि सर ये नॉर्मेलिटी वाला तो भगवान कसम बहुत समझ में नहीं आता हमें, तो नॉर्मेलिटी तो बेटा वो सिंपल सा टॉपिक था ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर? HCl का एन फैक्टर कितना होता है? क्योंकि एक H प्लस आयन देता है तो इसका एन फैक्टर आपके पास में 1 होता है, और H2SO4 आपके पास में 2H प्लस आयन देता है तो इसका एन फैक्टर आपके पास में 2 होता है। तो HCl 1 मोलर HCl की नॉर्मेलिटी आपके पास में 1 नॉर्मल होगी, और 1 मोलर H2SO4 की नॉर्मेलिटी, मोलरिटी तो कितनी है? 1 मोलर, एन फैक्टर कितना होता है H2SO4 का? 2, तो ये आपके पास में 2 नॉर्मल होगा क्या? हाँ सर सही है बात। तो जिसमें नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी मे बी पॉसिबल वो बेटा ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा। पूरी पीएचडी तो अपन आगे लेक्चर्स में करेंगे ही सही, लेकिन यहाँ तक सर हमें समझ में आ गया, यहाँ तक सर हमें समझ में आ गया है कि मोलरिटी पे कैसे डिपेंड करता है कि सर आप एक तो 1 मोलर HCl ले लो और एक आप 10 मोलर HCl ले लो, ऑब्वियसली 10 वाला ज्यादा देगा। क्लियर? लेकिन चलो आपने बोला कि मोलरिटी में सेम रखता हूँ भाई, इस 1 मोलर रखता हूँ, लेकिन आपने सब्सटेंस चेंज कर दिया नॉर्मेलिटी चेंज करने की वजह से, तो जैसे HCl और H2SO4 में कंपेयर करा लिया आपने, तो यहाँ पर आपके पास में जिसकी नॉर्मेलिटी ज्यादा होगी उसमें कंडक्टिविटी आपको ज्यादा दिखने लग जाएगी, क्योंकि आयंस बढ़ जाएंगे। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो भी यही होगा ना? क्या बेटा? नाइट्रिक एसिड लें तो भी? हाँ तो फिर सेम ही रहेगा, है ना? HNO3 लोगे तो सेम ही रहेगा। बाकी नॉर्मेलिटी सेम हो गई ना बेटा, फिर वहां पर नॉर्मेलिटी चेंज कहाँ हुई? देखो मोलरिटी वाले में मैंने मोलरिटी चेंज करी है, एक की 1 मोलर एक की 10 मोलर लिए। नॉर्मेलिटी वाले में मैंने नॉर्मेलिटी चेंज की है, एक की 1 नॉर्मल है एक की 2 नॉर्मल है, जबकि मोलरिटी यहाँ पर सेम है लेकिन नॉर्मेलिटी चेंज हो गई, क्योंकि नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। कि हाँ सर यहाँ तक का थोड़ा बहुत समझ में हमें आ गया है ना? यहाँ तक का हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। यस सर। यस क्लियर? क्लियर है? सर हाँ बेटा। सर अगर हम ये मोलैरिटी सेम रखें और ये नॉर्मेलिटी सेम रखें और जो चार्ज रहेगा वो अगर अलग हो तो? क्या होगा अगर नॉर्मेलिटी सेम है मोलरिटी चार्ज सेम है? अलग अलग हुआ तो? चार्ज अलग होगा मतलब +2 -2 इस टाइप चार्ज से। बेटा अगर देखो नॉर्मेलिटी सेम है और मोलरिटी भी सेम है ना, तो चार्ज भी सेम ही होगा। आप करके देखना आराम से खुद, है ना? उलझ जाओगे आप, सेम ही होगा चार्ज। क्लियर? पूरा फोकस करना बेटा। तो एक नॉर्मेलिटी वाला समझ में आ गया, एक मोलरिटी वाला समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गए। अब तीसरा सुनना बेटा, तीसरा सुनना। क्लियर? आप जो बोल रहे हैं ना अभी बेटा कि सर चार्ज अगर अलग होगा तो बेटा वो चार्ज नहीं होता, वो होता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैंने बोला कि मान लो मैंने मोलरिटी भी सेम रख ली, मान लो मैंने नॉर्मेलिटी भी सेम रख ली। सुनना ध्यान से, सुनना बेटा ध्यान से। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट मैंने चेंज कर दिया। कैसे? मैंने बोला आपसे 1 मोलर 1 नॉर्मल, एक लिया मैंने HCl। सर बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, है ना? एक लिया मैंने HCl जो कि एक H प्लस आयन एक Cl माइनस आयन देगा। नॉर्मेलिटी 1 है, मोलरिटी भी 1 है। क्लियर? और बिल्कुल ध्यान से, एक लिया मैंने 1 मोलर 1 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, 1 नॉर्मल। बेटा भगवान कसम ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। बुक से लेकर यूट्यूब पूरा छान मारना, ये चीजें कोई नहीं समझाएगा। क्लियर? कंडक्टिविटी के अंदर मैं समझा रहा हूँ, इसलिए पूरा फोकस करना बेटा। मोलरिटी भी सेम है, नॉर्मेलिटी भी सेम है,
इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दिया मैंने, CH3 COOH कर दिया कि सर ये जो आपने HCl लिया ना, ये हमें कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है ना, और आपने जो ये एसिटिक एसिड लिया ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है, हाँ या ना? कि सर एक तो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, क्या आपने हमें इतना भी नहीं समझ रखा है क्या, समझदार? कि हमें पता नहीं है क्या सर कि जो स्ट्रॉन्ग होता है वो ज्यादा टूटेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा देगा, जो वीक होगा सर वो कम टूटेगा तो कंडक्टिविटी कम देगा, हाँ या ना? यस सर। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। सर बहुत कुछ समझ में आ गया सर, बहुत कुछ। तो बेटा 3 फैक्टर ऐसे हैं अपन के पास में जिसके बिहाफ पर अपन एक सेल के अंदर कितना करंट पैदा होने वाला है वो देखेंगे। कौन कौन से 3 फैक्टर? एक तो मोलरिटी, एक नॉर्मेलिटी और एक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, के स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्लियर? जब मोलरिटी का देखेंगे तो अपन पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, जब नॉर्मेलिटी का पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे नॉर्मल कंडक्टिविटी, और जब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात आएगी ना बेटा, तो एक साइंटिस्ट है कोलराउश, अपन उनको प्रकट कर देंगे। क्लियर? वो पूरा अच्छी तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि किसमें कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, और इसके साथ में फिर आपका कंडक्टिविटी वाला पोर्शन कंप्लीट खत्म हो जाएगा। कितने बच्चों को यहाँ तक कुछ कुछ पहली बार में बेटा सब कुछ समझ में आता नहीं है ना, कोई सॉन्ग तो है नहीं कि सुन के मजा आ गया सर, पढ़ाई है तो थोड़ा बहुत ही समझ में आए, लेकिन आए तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ कुछ ज्ञान मिला कि हाँ सर कुछ तो मिला सर? यस सर आ गया। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मौसम मस्त है, जाओ छत पे घूमो। क्लियर? पढ़ाई वढ़ाई तो जिंदगी भर चलती रहेगी। बाय बारिश आ रही है तो बेटा बारिश में भीगो, पहली बरसात में भीगने का मजा ही कुछ और होता है। बाय बेटा, बाय बाय बेटा, बाय बाय बाय, नाइट। गुड नाइट।